स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये कार्टून स्केच 1892 में ब्रिटिश वीकली मैगजीन पंच में पब्लिश किया गया था। इस स्केच में सेसिल रोड्स नाम के एक मेजर ब्रिटिश बिजनेसमैन को अफ्रीकन मैप के ऊपर टेलीग्राफिक लाइंस हाथ में लिए दिखाया गया है। दरअसल वो अफ्रीका में मौजूद सारी ब्रिटिश कॉलोनीज को कनेक्ट करते हुए रेल और टेलीग्राफ लाइन स्टैब्लिश करना चाहते थे। इंग्लिश कार्टूनिस्ट एडवर्ड लिलनी द्वारा किए गए इस स्केच का मकसद था उस समय हो रहे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका यानी अफ्रीका के लिए संघर्ष को दर्शाना। 1880 से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने तक यूरोपियन पावर्स अफ्रीकन टेरिटरीज के लिए एक दूसरे के साथ फियर्स कंपटीशन में लगे हुए थे। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पीछे अफ्रीका को लेकर इन डिस्प्यूट्स का होना एक मेजर रीजन था। आज सालों बाद फिर से कुछ ऐसा ही स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका देखने को मिल रहा है। हालांकि 21st सेंचुरी के इस कंपटीशन में बहुत कुछ बदल गया है, पर कोर इंटरेस्ट आज भी वही है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक। और इस रेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आज कोई यूरोपियन देश नहीं बल्कि एशिया का एक राइजिंग पावर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की, एक ऐसा एक्सपेंशनिस्ट पावर जो जंग या फिजिकल कॉन्क्वेस्ट के बगैर पूरी दुनिया में अपने प्रेजेंस को स्टैब्लिश कर रहा है। वैसे तो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चाइना अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है, पर उसके लिए एक सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का पेनिनसुला, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से मशहूर है। आखिर ऐसा क्या है इस रीजन में जिसके पीछे चाइना यूं इंक्लाइन नजर आ रहा है? क्या 21st सेंचुरी के इस नए कॉलोनियल रेस में चाइना यूएस और उसके एलाइज को टक्कर दे पाएगा? क्या होगा इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी ऑर्डर पे? आज के इस वीडियो पे हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 22 अगस्त क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो दोस्तों यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त, भाई बहन किसी ने भी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में बसा हॉर्न ऑफ अफ्रीका दुनिया का 4th लार्जेस्ट पेनिनसुला है। यह आइलैंड शेप्ड पेनिनसुला कई 100 किलोमीटर्स तक इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में स्ट्रेच करता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 मेन स्टेट्स हैं, जिबूटी, एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। इसके अलावा सुडान, साउथ सुडान, केन्या और युगांडा को भी ग्रेटर हॉर्न का हिस्सा माना जाता है। ये एक ऐसा रीजन है जो सालों से रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, गरीबी, भुखमरी, फेमीन, सिकनेस और कई दूसरे प्रॉब्लम से जूझता रहा है। पर स्ट्रैटेजिकली ये रीजन वर्ल्ड पावर्स के लिए एक मेजर अट्रैक्शन रहा है, खासकर सदर्न रेड सी पे सिचुएटेड बाब एल मंदेब स्ट्रेट, जिसके एक्सेस को सोमालिया गार्ड करता है। क्रूशियल कमर्शियल इंटरेस्ट का ये जंक्शन वर्ल्ड ट्रेड का 12% हैंडल करता है और 4.8 मिलियन बैरल से भी ज्यादा क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम के साथ कई दूसरे वाइटल सप्लाईज यहां से गुजरते हैं। इसके अलावा ऑयल रिच अरेबियन पेनिनसुला के करीब होने के कारण इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। नेचुरली सी ट्रैफिक, मेजर पोर्ट्स, प्रॉक्सिमिटी टू वेल्थ, वेपन्स और ट्रेडिंग के लिए ये एरिया हमेशा से इंटरनेशनल पावर्स का एक मैग्नेट रहा है। इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस गल्फ वॉर और सोमालिया में फॉरेन इंटरवेंशन के बाद काफी बढ़ गई थी। आज यमन में चल रहे वॉर के चलते हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इंटरनेशनल और रीजनल कंपटीशन अपने पीक पे है। पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका उतना ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है जितना वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनस्टेबल।
पिछले 2 दशक में वॉर और फेमीन ने इस रीजन पे गहरा असर छोड़ा, चाहे वो इथियोपिया और एरिट्रिया के भयानक फेमीन्स हों या इथियोपिया और सूडान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के चलते मिलिट्री क्लैशेस। केन्या और सोमालिया के बीच भी इंडियन ओशन में मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर मामला गर्म था। ऊपर से इथियोपिया में भी सिविल वॉर जारी है, जहां एक तरफ है इथियोपियन मिलिट्री और दूसरी तरफ है टिग्रे रीजन के एंटी गवर्नमेंट रेबल्स, जिन्हें टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट यानी कि टीपीएलएफ के नाम से भी जाना जाता है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि यूएनएचसीआर के मुताबिक इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के चलते करीब 5.1 मिलियन लोग बेघर हुए हैं और टिग्रायंस के खिलाफ आज एक एथनिक क्लिंजिंग का इनविजिबल कैंपेन चलाया जा रहा है। वहीं सूडान में मिलिट्री ओवररीच ने सिविलियन और डेमोक्रेटिक रूल को वीकन कर दिया है और सोमालिया में अल शबाब एक ट्रांसनेशनल थ्रेट बन के सामने आ रहा है। और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे समय में हो रहे हैं जब वैसे भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कम्युनिटीज इथियोपिया, केन्या और सोमालिया में 4 बार लगातार बरसात के फेलियर की वजह से सीवियर फूड क्राइसिस और राइजिंग फूड प्राइसेस से गुजर रहे हैं। इन सब के अलावा यूक्रेन में हो रहे वॉर के चलते इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की स्थिति पैदा हो गई है। यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA के एस्टिमेट के मुताबिक करीब 18.4 मिलियन लोग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी और राइजिंग मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे अनस्टेबल रीजन में आखिर चाइना क्यों इतना एक्टिव है। दोस्तों, हमने इतिहास में ये कई बार देखा है कि जब एक कंट्री बहुत ही रिच और पावरफुल हो जाती है तो वो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली आउटवर्ड देखने लगती है। कुछ ऐसा ही चाइना के साथ हो रहा है। जैसे जैसे चाइना राइज करता गया वैसे वैसे रिसोर्सेज, लेबर और कैपिटल के लिए उसकी भूख बढ़ती गई। इसके अलावा उसे पार्टनर्स और अलाइज की भी जरूरत होने लगी और अफ्रीका एक मेजर अपॉर्चुनिटी बना। अफ्रीका में चाइना के 4 मेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं: इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, नेचुरल रिसोर्सेज और मैरीटाइम इंटरेस्ट। ये बात काफी साफ है कि अफ्रीकन कंट्रीज को इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करके चाइना इन्हें एक क्लाइंट बेस बनाना चाहता है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका चाइना के मैरीटाइम एम्बिशन का एक क्रूशियल एरिया है। यहाँ जिबूटी इंडियन ओशन का नदर्न टिप है और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका के साथ ये बीजिंग के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू चाइना इंडियन ओशन रीजन्स में पोर्ट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर एक मैरीटाइम सुपर पावर बनना चाहता है। इसके अलावा वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर चाइना मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करना चाहता है, जिससे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वो इजीली एक्सेस कर पाए। एक बढ़ते इकोनॉमिक पावर के लिए रिसोर्सेज को सिक्योर करना एक मेजर जियो स्ट्रैटेजिक गोल बन जाता है। दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता हुआ सुएज कनाल एशिया और यूरोप का शॉर्टेस्ट लिंक है, जिसके थ्रू हर साल लगभग 18,000 शिप्स गुजरते हैं। ग्लोबल ट्रेड का 10% से भी ज्यादा कैरी करने वाला ये क्रूशियल वाटरवे चाइना के सिल्क रोड नैरेटिव का एक सेंट्रल एस्पेक्ट है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर चाइना पूरे यूरेशिया में मैरीटाइम पोर्ट टर्मिनल्स और इनलैंड रेल नेटवर्क्स के बीच ट्रांसपोर्टेशन लिंकेजेस डेवलप करने में लगा है। इसका ओवरऑल पर्पस है नए एक्सपोर्ट मार्केट्स क्रिएट करना और चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करना, जिससे फॉरेन मार्केट्स तक पहुंचा जा सके। अपने प्रेफर्ड मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को ऑपरेशनल बनाने के लिए चाइनीज कंपनीज ने गल्फ ऑफ सुएज से लेकर इजिप्ट के पोर्ट सईद तक कई पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। चाइना के लिए उसके लैंड और मैरीटाइम सिल्क रोड्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है एनर्जी सिक्योरिटी, जिससे सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के ऑयल और गैस का बेटर एक्सेस मिले। ऊपर से इराक में कॉम्बैट मिशन खत्म होने के बाद और अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल के बाद इस रीजन में अमेरिका का रिलेटिव डिक्लाइन चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी, जिससे वो यूएस ग्लोबल हेजेमनी को रेजिस्ट कर सके। और इसी एम्बिशन में चाइना का एक और फोकस एरिया है सदर्न सुएज कैनाल में बसा बाब एल मंदेब स्ट्रेट। दोस्तों, बाब एल मंदेब स्ट्रेट रेड सी और सुएज कनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन के बीच मैरीटाइम ट्रेड रूट का एक वाइटल स्ट्रैटेजिक लिंक है। इस नैरो वाटर पैसेज के एक साइड में अरेबियन पेनिनसुला और दूसरे साइड में है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक ऐसा वॉलेटाइल रीजन जो पिछले कुछ सालों से टेररिज्म, पायरेसी,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग ऑपरेशंस का लॉन्च पैड बना हुआ है। इसीलिए ये वाटरवे उतना ही वाइटल है जितना वल्नरेबल। जाहिर सी बात है कि ऐसे रीजन में चाइना अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अपने मिलिट्री प्रेजेंस को भी मजबूत करेगा। 2016 में जिबूटी में बनी चाइनीज मिलिट्री सपोर्ट बेस एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के साथ साथ इंटेलिजेंस कलेक्शन, नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशंस, पीस कीपिंग, ऑपरेशन सपोर्ट और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज में लगा हुआ है। चाइना के साथ साथ जिबूटी अमेरिकन, फ्रेंच, इटालियन और जापानीज बेसिस को भी होस्ट करता है, जहां से ये पावर्स बाब एल मंदेब से गुजरते हुए शिप्स के मूवमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर और डिफेंड कर सकते हैं। सोमालिया के साथ जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी के चलते इंडिया जैसे कई देशों ने एंटी पायरेसी ऑपरेशंस अंडरटेक किए हैं, जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट है चाइना। इसके अलावा बाब एल मंदेब स्ट्रेट में शिप्स के साथ चाइनीज मिलिट्री एस्कॉर्ट्स का डेवलपमेंट और उस रीजन के दूसरे नेशंस के साथ बढ़ता कोऑपरेशन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट तेजी से मिलिटराइज हो रहा है। इस मिलिटराइजेशन के पीछे मिडिल ईस्ट के टेंशंस भी एक मेजर फैक्टर हैं, चाहे वो ईरान और सऊदी अरेबिया का डिस्प्यूट हो या इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट। चाइना ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ नेवल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर चुका है। 2019 में जब भी ड्रिल्स किए गए तब यूएस के साथ सऊदी अरेबिया और ईरान के टेंशंस के चलते यूएस अपने मिलिट्री प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने में लगा था। तो हम कह सकते हैं कि चाइना के मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट और इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ एडन में चाइनीज नेवी की एक्टिविटीज का मकसद सिर्फ चाइना के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही तो नहीं है, बल्कि यूएस और उसके एलाइज के लिए पूरे एनवायरनमेंट को बदलना भी है। इस जियोपॉलिटिकल टसल में इंडिया का भी एक मेजर रोल है। आइए देखते हैं वो क्या। दोस्तों, इंडियन ओशन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एंटी पायरेसी कंट्रोल के नाम पे चाइना का प्रेजेंस इंडिया के लिए एक कंसर्न है, क्योंकि इंडिया इस मैरीटाइम रीजन को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है। चाइना के ग्रैंड स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए इंडिया अपने नेवल सर्विलेंस को बढ़ाने के साथ साथ कई इनिशिएटिव्स में भी शामिल हो रहा है, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AAGC। ये एक इंडो जापानीज प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू ईस्ट अफ्रीकन रीजन में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन को बिल्ड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस है जिबूटी और इथियोपिया, दो ऐसी कंट्रीज जहां चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। इंडिया का अगला कंसर्न है सदर्न रेड सी रीजन, जो ग्लोबली एनर्जी सिक्योरिटी में एक की रोल प्ले करता है। यहाँ स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब दुनिया भर के ट्रेड फ्लोस का एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है और इसीलिए ये एक क्रूशियल इंडियन ओशन रूट है। पर इस रूट में पायरेसी और टेररिज्म का थ्रेट बना रहता है, जिस कारण ये काफी अनस्टेबल भी रहता है। पर इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू को देख चाइना यहाँ अपने नेवल फोर्सेस को ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है। नेशनल कोस्टल प्रोटेक्शन से ब्लू वाटर नेवी का ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं, बल्कि यूएस, जापान और इंडिया जैसे पावर्स के लिए एक मेजर डेवलपमेंट है, जो चाइनीज मिलिट्री की नेवल प्रेजेंस को एक मेजर चैलेंज की तरह ले रहे हैं। इन सब के अलावा इंडिया के लिए इंडियन ओशन रीजन में चाइना के पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक चैलेंज की तरह सामने आए हैं। गल्फ रीजन से ऑयल सप्लाईज के लिए चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, जहां से प्रपोज्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC से होते हुए ये सप्लाईज वेस्ट चाइना तक पहुंचेंगे। इन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंडिया काफ़ी सस्पेशन की नज़र से देखता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एशिया में टेंशन्स इंक्रीज हो गए तो चाइना इन प्रोजेक्ट्स में अपने प्रेजेंस के सहारे उन्हें अपने सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स के मिलिटराइजेशन के कांस्टेंट थ्रेट बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले समय में ग्वादर या श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट्स में चाइना अपने वॉरशिप्स और सबमरीन्स को डिप्लॉय कर सकता है। ईरान के मकरान कोस्ट में इंडिया का चाबाहर पोर्ट पार्शली ग्वादर के इसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। हालांकि ये प्राइमरली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए एक गेटवे है, लेकिन फ्यूचर में ये एक मेजर सिक्योरिटी रोल प्ले कर सकता है। न्यू दिल्ली के लिए वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन एक मेजर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है और इसीलिए वो I2U2 जैसे रीजनल ग्रुपिंग्स में एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई का एक ग्रुप है, जिसे अक्सर मिडिल ईस्ट क्वाड भी कहा जाता है। इस ग्रुपिंग के थ्रू इंडिया वेस्ट एशियन रीजन में अपने आप को एक रिलायबल, स्ट्रैटेजिक और डेवलपमेंटल पार्टनर के तौर पे पोजीशन कर सकता है।
आज हमारी गवर्नमेंट यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे कंट्रीज के साथ एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, काउंटर टेररिज्म और डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने में कामयाब हुई है और I2U2 के जरिए हम वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपने रोल को एक्सपैंड कर पाएंगे। इसके अलावा मोजाम्बिकी चैनल भी एक वैल्यूएबल पैसेज है। मेडागास्कर और ईस्ट अफ्रीका के बीच 1800 किलोमीटर लॉन्ग ये स्ट्रैटेजिक वाटरवे ग्लोबल टैंकर ट्रैफिक का 30% कैरी करता है। इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के पीछे सिर्फ इसके वास्ट रिसोर्सेज और मेजर मैरीटाइम चोक पॉइंट्स ही नहीं, बल्कि इसका अंडर डेवलपमेंट भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो भी कंट्री इसे कंट्रोल कर पाएगी वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल जमा सकती है। इसीलिए इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जैसी स्ट्रैटेजिक रोल के लिए मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और मोजाम्बिकी जैसे कंट्रीज के साथ इंडिया का एक वेल डिफाइंड इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन जरूरी है। इंडिया ऑलरेडी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA, इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम यानी कि IONS और मिलान जैसे मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज के थ्रू अपने डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका और इंडिया के संबंध हमेशा क्लोज रहे हैं और समय के साथ इनके पॉलिटिकल टाइज भी गहरे होते गए हैं। 2008 में पहली बार इंडिया अफ्रीका फोरम समिट न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई थी, जिसमें 41 अफ्रीकन हेड्स ऑफ स्टेट शामिल थे। तब से हो रही इन समिट्स में इंडिया और अफ्रीकन लीडर्स कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स में अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते आए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज भी चर्चा में रहा है। न्यू दिल्ली खासकर एंटी पायरेसी के मामले में काफी एक्टिव है। एक और एरिया है जिसमें इंडिया एक लीडिंग प्लेयर है और वो है UN के पीस कीपिंग मिशंस। इंडियन मिशंस का एक मेजर सप्लायर रहा है और 80% इंडियन ट्रूप्स अफ्रीका में डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा इंडियन डिफेंस एकेडमिक्स नाइजीरियन, इथोपियन और टंजानियन मिलिट्री को ट्रेनिंग भी देती है। यदि फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया कई प्रोजेक्ट्स के लिए अफ्रीका को $12.3 बिलियन से भी ज्यादा के कंसेशनल लोन्स ऑफर कर चुका है। साथ ही 25 से भी ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया के $5 मिलियन से ज्यादा मेडिकल असिस्टेंस की बेनिफिशियरीज रही हैं। लास्टली, लगभग 3 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बीच रहते हैं और इस रोबस्ट डायस्पोरा कम्युनिटी के सहारे इंडिया और चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए अफ्रीका एक यूजफुल एलाई साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चाइना के इंटरेस्ट पे और उससे इंडिया को क्या थ्रेट हो सकता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कैन इंडिया बैलेंस चाइना इन ईस्ट अफ्रीका? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।